तो हेलो गुरु लोग, मेरा नाम है केशव और आज का हमारा टॉपिक है SWD यानी कि शॉर्ट वेव डायथर्मी। जो शॉर्ट वेव डायथर्मी है वो एक टाइप की ऐसी मोडेलिटी है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज करती है हमारे बॉडी टिश्यूज में हीट प्रोड्यूस करने के लिए। और आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गुरु लोग कॉपी निकालो, आज की टॉपिक डालो, शॉर्ट वेव डायथर्मी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शॉर्ट वेव्स होती क्या हैं। जो शॉर्ट वेव्स हैं वो एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में माइक्रोवेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स के बीच में लाई करती हैं। और इसके जो पैरामीटर्स हैं यानी कि जो इसकी वेवलेंथ है वो होती है हमारी 10 से लेकर के 100 मीटर्स तक की। और जो फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 0 से लेकर के 30 मेगाहर्ट्ज तक की। और जो इसके मेडिकली पैरामीटर्स हम यूज़ करते हैं वो होते हैं 27.12 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 11 मीटर्स की जो वेवलेंथ है वो हम यूज़ करते हैं। और ये हमारे दोनों टाइप की हीटिंग में काम आती है, यानी कि दोनों टाइप के टिश्यूज़ हम हीट कर सकते हैं, डीप टिश्यूज़ भी और सुपरफिशियल टिश्यूज़ भी। और जो हमारी हीट है वो हमें किस टाइप की देनी है ये डिपेंड करता है SWD की फ्रीक्वेंसी पर, वाटर कंटेंट ऑफ टिश्यू पर और SWD की यूनिट किस टाइप की है उस पर। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके आउटपुट पर। तो इसका जो आउटपुट है वो हम दोनों ही मोड्स में दे सकते हैं, एक कंटिन्यूस और एक पल्स मोड। जो कंटिन्यूस मोड है उसमें हम लगातार ही मशीन को लगा करके रखते हैं लगभग 10 से 15 मिनट के लिए मैक्सिमम टॉलरेबल एम्पलीट्यूड पर। और जो पल्स आउटपुट है उसमें हम कुछ देर के लिए मशीन लगाते हैं, उसके बाद जो आउटपुट है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, उसके बाद फिर स्टार्ट होता है, फिर रुक जाता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर रुक जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा पल्स्ड आउटपुट है वो काम करता है कुछ कुछ देर के इंटरवल पर जो मशीन है वो काम करती है। और जो पल्स्ड आउटपुट है वो उन कंडीशंस में दिया जाता है जिसमें हमें हीट की कम ज़रूरत होती है, क्योंकि जब रुक रुक करके काम करती है जो हीट है उसका आउटपुट कम हो जाता है और SWD की एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। और इसे हम अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम 20 मिनट्स तक के लिए मैक्सिमम टॉलरेबल एम्पलीट्यूड पर। तो गुरु लोग इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायथर्मी के बारे में। जो टाइप्स ऑफ डायथर्मी है वो दो टाइप्स की हैं, एक है इंडक्शन फील्ड डायथर्मी और एक कैपेसिटिव फील्ड डायथर्मी। तो जो इंडक्शन फील्ड डायथर्मी है उसमें हम क्या करते हैं कि एक इंडक्शन वायर होती है जो कि टाइप की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, उसे हम रैप कर देते हैं पेशेंट के आर्म के ऊपर या फिर जो भी एरिया ट्रीट करना है उसके ऊपर हम रैप कर देते हैं। और वो फिर एक टाइप की रोटेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिससे कि जो हमारे बॉडी टिश्यूज के एटम्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से डिस्टर्ब होते हैं और वो अपनी जगह पर रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उससे एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं और एडी करंट्स प्रोड्यूस होने के बाद में वो प्रोड्यूस करते हैं हीट। और फिर इसके बाद आता है हमारा कैपेसिटिव फील्ड डायथर्मी। तो जो कैपेसिटिव फील्ड डायथर्मी उसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं और जो हमारा बॉडी पार्ट है जो हमें ट्रीट करना है उसे हम दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट्स के बीच में रख देते हैं, जिससे कि जो हमारा बॉडी पार्ट है वो एक सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। और फिर उसके बाद जब उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहती हैं उसको क्रॉस करती हैं तो जो हमारी बॉडी का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो काम करता है हीट को प्रोड्यूस करने का। और ये जो टाइप है ये मोस्टली सिर्फ स्किन को हीट करता है और फिर उसके बाद जो हीट है वो धीरे धीरे करके हमारे बॉडी के डीपर पार्ट्स में ट्रांसफर होने लगती है। और फिर अब टाइप्स ऑफ डायथर्मी के बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे कि हम किस टाइप के इलेक्ट्रोड्स डायथर्मी में यूज करते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड है वो है हमारे मेटल इलेक्ट्रोड्स, जो कि हमारे फ्लेक्सिबल भी आते हैं और रिजिड भी आते हैं। दोनों ही टाइप के इलेक्ट्रोड्स में हमारी मेटल प्लेट होती है जिसे हम एक टाइप के रबर में रैप कर देते हैं, एनक्लोज कर देते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे 3 टाइप के कॉइल्स इलेक्ट्रोड। तो जो सबसे पहला टाइप है उसमें हम जो वायर है, जो कॉइल है, उसे हम डायरेक्टली रैप कर देते हैं जो हमें पार्ट ट्रीट करना है उसके ऊपर किसी तौलिया वगैरह को लगा करके। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे मोनोड्स, जो कि छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, छोटे छोटे कॉइल्स होते हैं जो कि एक रबर के अंदर एक एनक्लोज्ड होते हैं।
तो गुरु लोग ये तो होगा हमारे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। अब हम बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एसडब्ल्यूडी की फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन को। तो जो हमारा सबसे पहला फैक्टर है वो है हमारी इलेक्ट्रोड की स्पेसिंग, कि हमारे बॉडी टिश्यू और इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितनी स्पेसिंग है। तो जो स्पेसिंग है दोनों के बीच की वो जितनी ज़्यादा होगी, जो हमारा हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो डीप के टिश्यूज़ में होगा, और अगर स्पेसिंग कम होगी, जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सुपरफिशियल टिश्यूज़ में होगा। और फिर उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो है हमारे इलेक्ट्रोड्स का साइज़। तो जो हमारा इलेक्ट्रोड का साइज़ है, अगर वो बॉडी पार्ट जो ट्रीट करना है उससे ज़्यादा बड़ा होगा, तो जो हमारी सारी फील्ड है वो कॉन्सेंट्रेट ना होकर के सारी की सारी डाइवर्ज हो जाएगी और वेस्ट हो जाएगी, तो हमारा जो इफेक्ट है वो नहीं आएगा। तो जो और अगर छोटी होगी तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो जो हम इलेक्ट्रोड साइज यूज़ करते हैं वो बस थोड़ी सी, बहुत ही थोड़ी सी बड़ी होती है उस जगह से जो पार्ट हमें ट्रीट करना है बॉडी का। और फिर अगर हमें किसी खास जगह पे कंसंट्रेशन चाहिए कि इस पार्ट पे ही कंसंट्रेशन हो सारी हीट का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, तो हम क्या करते हैं, जो एक इलेक्ट्रोड है उसे हम बड़ा रखते हैं और जो दूसरी इलेक्ट्रोड है उसे हम छोटा रखते हैं और उस जगह पे रखते हैं जहाँ पे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कंसंट्रेशन चाहिए। और कुछ इस तरीके से हम जो हमारा हीट डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम कंट्रोल करते हैं अपने हिसाब से। तो अब इन फैक्टर्स के बाद हम बात करते हैं कि हम इसे किस तरीके से थेरेपेटिकली यूज़ करते हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो जो मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन है उसमें हम इलेक्ट्रोड्स को दो तरीके से करते हैं, पहला कोप्लानर और दूसरा कॉन्ट्राप्लानर। तो जो कोप्लानर मेथड है उसमें हम जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको इस तरीके से रखते हैं, मान लीजिए कि बैक को ट्रीट करना है तो हम जो इलेक्ट्रोड्स है उसको इस तरीके से रखेंगे सेम प्लेन में, और फिर उसके बाद जो पेशेंट है उसको इसके ऊपर लेटा देंगे, जो उसकी बैक है वो इसके ऊपर आएगी। और जो स्पेसिंग है वो हम रखते हैं अप्रॉक्सीमेटली 25 mm, ताकि हम सुपरफिशियल टिश्यूज को ट्रीट कर पाएँ। और अगर हम स्पेसिंग को बढ़ा देंगे तो जो हमारे ट्रीटमेंट है वो और ज़्यादा डेप्थ में हो सकता है। और फिर उसके बाद जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो हमारी स्पेसिंग के सम से ज़्यादा होना चाहिए, वरना क्या होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट्रोड के बीच में से पास करेंगी, जबकि उसे टिश्यूज़ के बीच में से पास करना चाहिए और हमारा जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट है वो नहीं आएगा। और फिर उसके बाद है हमारा कॉन्ट्राप्लानर मेथड। तो उसमें क्या करते हैं, हम किसी भी अगर लिम्ब को ट्रीट करना है तो उसमें हम जो हमारा लिम्ब है उसे दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में इस तरीके से रख देते हैं। तो जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं वो सेम प्लेन में ना होकर के कॉन्ट्राप्लानर हो जाती हैं, और इस तरीके से हम उसे ट्रीट करते हैं, जैसे कि हमने कैपेसिटिव फील्ड मेथड में देखा था। और जो हमारा दूसरा मेथड है जिसमें हम कॉइल इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं, उसमें हम पेशेंट के बॉडी पार्ट पे पहले कोई तौलिया लपेटते हैं या फिर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल लपेटते हैं और उसके ऊपर से हम कॉइल को डायरेक्टली उसके ऊपर रैप कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम मशीन को ऑन कर देते हैं और ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। या फिर दूसरा भी तरीका है, एक पैनकेक मेथड होता है जिसमें हम कॉइल को कुछ इस तरीके से पेशेंट के ऊपर रख देते हैं, फिर उसके बाद हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। तो गुरु लोग ये थे कुछ हमारे मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं कि इसके थेरेपेटिक इफेक्ट क्या क्या होते हैं हमारी बॉडी पे। तो गुरु लोग जो हमारी एसडब्ल्यूडी है वो अपना जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो हीट की वजह से दिखाती है, तो जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो भी हीट की वजह से ही आएंगे। तो जो सबसे पहला हमारा इफेक्ट आएगा वो होगा हमारा लोकलाइज्ड हीटिंग, और जो लोकलाइज्ड हीटिंग है उसकी वजह से हमारा जो उस जगह की ब्लड सप्लाई है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी, क्योंकि उसे जल्दी जल्दी वहाँ से हीट डिसिपिएट करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है बाकी की बॉडी में। और जब वहाँ का ब्लड सप्लाई तेज़ होगी तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा और फिर उसकी वजह से वो वेसोडायलेशन कर देगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर वापस से नॉर्मल हो सके। और जब ये सब हो रहा होगा तो जो हमारा ब्लड है वो हीट को बहुत ही तेज़ी से डिसिपिएट कर रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा पूरी बॉडी में, जिससे कि जो हमारी हीटिंग है वो जनरलाइज हो जाएगी। और फिर उसके बाद से फर्दर वाइज वेसोडायलेशन होगा, और उसके बाद फिर से जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, नॉर्मल पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो हमारा मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो तेज़ हो जाएगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी जल्दी वहाँ से रिलीज होने लगेंगे, और जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, जिससे कि पेशेंट को स्वेटिंग होगी। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके थेरेपेटिक इफेक्ट्स के बारे में।
तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन। तो क्या होगा कि जब वेस्ट प्रोडक्ट्स जल्दी जल्दी रिलीज होंगे, जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होने लगेंगी, जो उसके साइंस एंड सिम्टम्स है वो कम होने लगेंगे, स्पेशली स्वेलिंग और पेन। और फिर इसके अलावा हम इसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि कोई भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसका सबसे पहला जो साइन होता है वो होता है इन्फ्लेमेशन। तो अगर इन्फ्लेमेशन कम हो रहा है तो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी अच्छे से ट्रीट कर सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज होते जाएंगे और एक तरीके का एसिडिटिव इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है हीट की मदद से, तो जो हमारा पेन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ये हमारी बॉडी के हीलिंग टाइम को भी कम कर देता है, क्योंकि जब हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो वेस्ट प्रोडक्ट साथ ले ही जाता है, पर साथ में ही ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स भी लाता है और साथ ही ज़्यादा ऑक्सीजन भी लाता है, जिससे कि जो हमारा हीलिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। और फिर उसके बाद जो हमारी मसल्स हैं वो हीट की मदद से रिलैक्स हो जाती हैं। और अगर मसल स्पास्मोटिक है तो इससे हम मसल का स्पाज्म भी ट्रीट कर सकते हैं। तो जो कुछ कंडीशंस है जिन्हें हम इससे ट्रीट कर सकते हैं वो हमारे ऑर्थोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हेमाटोमा, स्ट्रेन, स्प्रेन, मस्कुलर या फिर टेंडन इंजरी, कैप्सुलर लीजन्स, पेल्विक कंडीशंस या फिर इन्फेक्टेड सर्जिकल इंसिजन्स। तो ये कुछ कंडीशंस थी जिन्हें हम इसकी मदद से ट्रीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डेंजर्स और प्रिकॉशंस के बारे में। जो सबसे पहला ऑब्वियस डेंजर है वो है हमारा बर्न, तो जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से भी हो सकता है और हीट से भी हो सकता है। तो जो सबसे ऑब्वियस रीजंस हैं वो ये दो रीजंस हैं, और जो बाकी रीजंस हैं वो हो सकते हैं हमारी एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन हो सकती है, और या फिर अगर जो हमारी SWD की लीड्स हैं जिनसे इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है मशीन से, वो अगर स्किन को टच कर रही हैं तो उनसे भी बर्न्स हो सकते हैं। और या फिर जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है तो उसकी वजह से भी बर्न्स उसको हो सकते हैं, क्योंकि वो बता ही नहीं पाएगा कि कितनी हीट उसे चाहिए। और फिर इसके अलावा जो डेंजर्स हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक शॉक है, प्रेसिपिटेशन ऑफ गैंग्रीन है, स्कैल्ड्स हैं, ओवरडोज है और फेंटनेस भी हो सकती है, क्योंकि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो एकदम से लो हो गया था और अगर पेशेंट एकदम से ट्रीटमेंट के बाद एकदम से खड़ा हो जाएगा तो जो पेशेंट है वो फेंट हो सकता है। तो डेंजर्स के बाद हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। तो जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं उसके कुछ खास मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है कि इम्प्लांट्स, हमें सारे इम्प्लांट्स चेक करने हैं और बॉडी के ऊपर कोई भी मेटल की कोई भी चीज़ पहनी हुई ना हो ये चेक करना है। तो बॉडी के कोई भी ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमें चेक करना है कि बॉडी में कोई भी इम्प्लांट तो नहीं है, जैसे कार्डियक पेसमेकर्स, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस और या फिर कोई भी मेटल इम्प्लांट, ये सारी कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हमारी SWD है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेस, जैसे कि DVT या फिर थ्रोम्बोसिस या फिर हेमरेज होने का अगर खतरा है किसी भी पेशेंट को तो उसको हम नहीं देंगे SWD, और या फिर इस्चमिक एरियाज हैं तो उसमें नहीं देंगे, या फिर कहीं पे अगर वाटर कंटेंट इकट्ठा हो रखा है तो उस जगह पे जो SWD है वो कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और फिर उसके बाद हमारी ट्यूमरिक कंडीशंस हैं वो आती हैं कि अगर किसी पेशेंट को भी ट्यूमर है तो उसे हम नहीं देंगे, या फिर कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो बहुत ही जल्दी ब्लड से फैल सकता है तो उसमें नहीं देंगे। और फिर उसके बाद जो इधर उधर कंडीशंस हैं लाइक फीवर, तो उन कंडीशंस में SWD कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में। सबसे बड़ा प्रिकॉशन है वो है कि जो हमारे लीड्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जब भी हम SWD या फिर कोई भी किसी भी टाइप की डायथर्मी अप्लाई करेंगे, जो हमारी लीड्स हैं वो आपस में क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर क्रॉस करेंगी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टर्ब होगी और इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। तो इसी के साथ आज हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो जाकर के लाइक कर दो, शेयर कर दो और जाकर के मेरे चैनल पे दूसरी वीडियोस भी चेकआउट कर लो। अगर आप लोगों को पसंद आती हैं तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि नई वीडियो जो है वो हर मंगलवार और शुक्रवार रोज सुबह ठीक 11 बजे आ जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।